हेलो फ्रेंड्स, टी स्मार्ट स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम रीट 2020 एग्जाम की मनोवैज्ञानिक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें केवल टू द पॉइंट ही अध्ययन कराया जाएगा, जो आपकी आने वाली रीट की एग्जाम में फ़ायदेमंद साबित होंगी। आप साथ ही साथ मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसकी नोट्स बनाते जाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि, जिसके अंदर हम बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या नहीं है, बुद्धि की परिभाषाएँ, बुद्धि की विशेषताएं एवं उनके प्रकार जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से बताए हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे अभी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का आपको पता लग सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि बुद्धि शब्द आया कहाँ से, सबसे पहले किसने इसका इस्तेमाल किया, उसके बाद में बुद्धि लब्धि कैसे आई, इसका सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया। ये मनोविज्ञान के बुद्धि के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहले इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है, बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग सैन्य क्षेत्रों में किया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बुद्धि शब्द का सबसे पहला प्रयोग फ्रांसिस गोल्टन के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया। यानी बुद्धि शब्द सबसे पहले शुरू या इस्तेमाल फ्रांसिस गोल्टन के द्वारा किया गया। बुद्धि लब्धि परीक्षण शब्द का इस्तेमाल 1890 ईस्वी में आरवी कैटल के द्वारा किया गया। बुद्धि परीक्षण पहला, यानी जो एक्सपेरिमेंट बनाया था, पहला परीक्षण बनाया था बुद्धि मापने के लिए 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने के द्वारा बनाया गया। यह अल्फ्रेड बिने हैं, इनको बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। मानसिक आयु का सर्वप्रथम विचार अल्फ्रेड बिने के द्वारा 1908 ईस्वी में आया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मानसिक आयु क्या होती है। इसका अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे, लेकिन शॉर्ट रूम पे मैं बता देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जैसे 15 साल का है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह इस काम को कर लेगा, अगर वह इस कार्य को कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 15 हो जाएगी। तो यानी कि व्यक्ति से जो जिस आयु में जिस कार्य को करने की अपेक्षा की जाती है और वो उसकी मानसिक आयु कहलाती है। वास्तविक आयु का विचार सबसे पहले विलियम स्टर्न के द्वारा 1911 ईस्वी में आया। वास्तविक आयु का मतलब जो हमारी आयु होती है वही। बुद्धि लब्धि का प्रथम सूत्र 1912 में स्टर्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया और वो था IQ बराबर MA/CA, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इसका संशोधन टर्मन ने 1916 ईस्वी में किया और उसने इस जो पुराने वाले सूत्र में उसको बस 100 से गुना कर दिया और नया सूत्र बना दिया, उसमें संशोधन कर दिया। इस सूत्र व चार्ट को APA द्वारा सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। APA का मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। यह ऐसी एसोसिएशन है जिसने शिक्षा मनोविज्ञान को वैश्विक स्तर पर व्यवहारिक बनाया। अब हम हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ जाते हैं, बुद्धि क्या है। पशुओं की तुलना में मनुष्य ज्ञानात्मक योग्यताओं में संपन्न माना जाता है। वह तर्क कर सकता है, विवेकशील प्राणी है, समझ सकता है, नई परिस्थितियों का सामना भी कर सकता है। निश्चित रूप से यह पशुओं से श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है। लेकिन बुद्धि है क्या? तो बुद्धि सार रूप में एक गुणात्मक तत्व है और मानसिक योग्यताओं का योग है, जो समस्या समाधान के चिंतन में, नवीन परिस्थितियों को ठीक ढंग से समझने में और अनुकूलित होने में सहायता करती है। इसकी कोई भौतिक सत्ता नहीं होती है। भौतिक का मतलब होता है कि उसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। क्या कभी किसी ने बुद्धि को देखा है क्या? ऐसे नहीं देख सकते हैं। वो जैसे कि मैं उदाहरण दूँ, एक ईमानदारी को ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन वो होती है, एक्सिस्ट करती है। इसी प्रकार से बुद्धि। अक्सर हम ये भूल कर बैठते हैं कि ज्ञान और स्मृति बुद्धि है, लेकिन ये बुद्धि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक
अधिक ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता और कम ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। इसी प्रकार से अगर किसी मंद बुद्धि वाले व्यक्ति की भी स्मृति अच्छी हो सकती है और एक तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति की स्मृति कम भी हो सकती है। तो बुद्धि ज्ञान या स्मृति नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति पिछड़ गया है अपने व्यवहार में, कोई आपराधिक प्रवृत्ति करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बुद्धि कम है, उसमें बुद्धि ज़्यादा भी हो सकती है। उपलब्धि समायोजन और चरित्र निर्माण में लेकिन बुद्धि का बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी इस केवल बुद्धि जो होती है वो किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा बनाने में उसकी सहायता करती है, लेकिन वो किसी का अच्छा होना बुद्धि के तेज होने का प्रमाण नहीं होती है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बुद्धि को समझाने का प्रयास किया है। देख लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है। बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। पंकिंगम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। रॉस के अनुसार नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूल बुद्धि है। बर्ड के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि सोचने की शक्ति है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। ये परिभाषाएं आपको याद कर लेनी है और मैं बता देता हूं कि जिन परिभाषाओं का इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा बार जिक्र होता है उनकी परिभाषाएं आपको अच्छी तरह याद कर लेनी है। जैसे स्पीयरमैन, टर्मन, गोल्टन, इस तरह से ये तो आपको पूरी तरह से याद कर लेनी है। अल्फ्रेड विने के अनुसार ये 4 शब्द हैं: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इनमें बुद्धि शब्द नियत है। मतलब अगर ज्ञान किसी में ज़्यादा है, उसमें आविष्कार करने की क्षमता ज़्यादा है, निर्देश और आलोचना करना जानता है तो उसमें बुद्धि ज़्यादा होगी। अल्फ्रेड विने के अनुसार समस्या के बारे में सोचना और तर्क करने की क्षमता और समाधान करने की अगर योग्यता किसी में है तो अल्फ्रेड विने के अनुसार वह बुद्धिमान व्यक्ति होगा। भाई बुद्धि की परिभाषा उनके अनुसार। वैगनर के अनुसार अपेक्षाकृत नई व परिवर्तित परिस्थितियों को समझने और उसके अनुसार समायोजित करने की योग्यता ही बुद्धि है। समायोजन का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई परिस्थिति दे दी जाती है और उसके अनुरूप वह जितनी जल्दी ढल जाता है वो उसकी समायोजित करने की योग्यता होती है, और इसी के अनुसार वैगनर ने कहा है कि यही बुद्धि है। डेविड मैक्सलर के अनुसार इन्होंने कहा है कि बुद्धि व्यक्ति की संयुक्त समग्र क्षमता है जिसे उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है और विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। इनके अनुसार ये बुद्धि की परिभाषा है। वैगनर के अनुसार, अल्फ्रेड विने के अनुसार जो परिभाषा दी हुई हैं इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। चलिए आगे देखते हैं बुद्धि की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। यह जन्मजात योग्यता होती है। बुद्धि वातावरण एवं वंशानुक्रम के द्वारा प्रभावित होती है। वंशानुक्रम का मतलब है कि अगर किसी के माता पिता इंटेलिजेंट हैं या बुद्धिमान हैं तो उसका बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, और उसके मंदबुद्धि हैं तो वो भी मंदबुद्धि होगा। वातावरण का मतलब यह है कि वातावरण में अगर ऐसी उसने क्षमता अर्जित कर ली है तो वह अधिक बुद्धिमान बन सकता है। ये इसकी विशेषता है। जन्म से भी उसमें बुद्धिमत्ता हो सकती है, बुद्धि हो सकती है। बुद्धि की विशेषता है कि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता रखता है, यानी उसमें ढल जाता है आसानी से। तर्क निर्णय करने की योग्यता होती है। मानसिक योग्यताओं का संगठन यानी योग्यता होती है। मानसिक योग्यताओं का संगठन, जैसे मानसिक योग्यता बहुत सारी होती, जैसे तर्क करना, निर्णय करना, इन सब का योग होती है बुद्धि। विवेकशील और अमूर्त चिंतन की इसमें योग्यता होती है, और किसी समस्या के समाधान में सूझ का सहारा लेता है व्यक्ति, इसी बुद्धि के सहारे ले पाता है, और समस्या के समाधान में गत अनुभूतियों का लाभ उठाकर उस समस्या का समाधान करता है, तो वो इस बुद्धि के कारण ही कर पाता है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है।
बुद्धि का विकास जन्म से लेकर लगभग किशोरावस्था के मध्यकाल तक चलता है, यानी किशोरावस्था तक बुद्धि का विकास होता है, यानी बुद्धि अधिकतम बढ़ती है वो किशोरावस्था तक बढ़ती है। उसके बाद बुद्धि की वृद्धि 16 से 18 वर्ष की आयु तक अपनी चरम आयु तक पहुंच जाती है। उसके बाद इसकी लंबिक वृद्धि रुक जाती है, परंतु क्षैतिक वृद्धि जिसमें ज्ञान और कौशल में वृद्धि करते हैं वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। स्पीयरमैन के द्वारा किया गया ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना है। लिंग भेद पर बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब अगर मेल और फीमेल पर इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी औरत भी इंटेलिजेंट हो सकती है और आदमी भी इंटेलिजेंट हो सकता है या मंदबुद्धि हो सकता है, उनमें प्रभाव बराबर रहेगा। अमूर्त चिंतन योग्यता के साथ इकाइयों का समूह है। अभिसारी चिंतन से संबंध होता है। देखिए यहाँ अभिसारी चिंतन का क्या तात्पर्य होता है। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कि जिसमें हम किसी विषय वस्तु के बारे में श्रेष्ठ विचार बना लेते हैं, जैसे कि ईश्वर की प्राप्ति के वैसे तो बहुत सारे साधन हैं, किंतु भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है। इस तरीक़ा से हमने किसी विषय वस्तु के बारे में हमने श्रेष्ठ धारणा बना लेते हैं तो वो अभिसारी चिंतन कहलाता है। अगला बिंदु है बुद्धि के प्रकार। तो गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, एक मूर्त बुद्धि, एक अमूर्त बुद्धि और एक है सामाजिक बुद्धि। देखिए दोस्तों, मूर्त बुद्धि शब्द से ही स्पष्ट है कि इस तरह के बुद्धि वाले व्यक्ति यंत्रों और मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष रुचि लेंगे, जैसे कि गाड़ी और खिलौनों की बाज को खोलकर ठीक करना, इंजीनियर हुआ, मैकेनिक हुआ, कारीगर हुआ, वो मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। थॉर्नडाइक ने इस बुद्धि को गामक या यांत्रिकी बुद्धि भी कहा है। अमूर्त बुद्धि में किसी तरीका के कोई भी यंत्र या खिलौना या मशीनें नहीं होंगी, कोई भी वस्तु के बारे में इसमें व्यक्ति कोई भी क्रिया नहीं करता है, रुचि नहीं लेता है। इस प्रकार के व्यक्ति ज्ञानार्जन, पढ़ने लिखने वाली पुस्तकों में ज्ञान प्राप्त करने में, शब्दों और प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में विशेष रुचि लेते हैं, जैसे गणित के अध्यापक सूत्रों को हल करने में, और गणित का अध्यापक हुआ जैसे साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्य अनुभूति करने वाला एक डॉक्टर, चित्रकार, वकील और साहित्यकार। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। सामाजिक बुद्धि जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति समाज और समाज के लोगों से इंटरेस्ट रखेगा, यानी उनसे प्रभावित होगा, उनमें रुचि लेगा। उनके व्यवहार से ये व्यक्ति अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं और ये मिलनसार सामाजिक कार्य में रुचि लेने वाले मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। जैसे मंत्री हुआ, ये सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों से मिलते हैं, मिलनसार प्रकृति के होते हैं। कूटनीतिक हुए, सामाजिक कार्य करते हुए इनका समाज के साथ में लेना देना होता है और ये मिलनसार भी होते हैं। कोई भी व्यवसायी व्यापारी वर्ग के व्यक्ति सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत ही आते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार भी बुद्धि के 3 प्रकार बताएं, एक अमूर्त बुद्धि, दूसरा सामाजिक बुद्धि और तीसरा गत्यात्मक या यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि का मतलब यह है कि जिसमें कि शब्द, अंक, प्रतीकों का उपयोग इसमें अधिक किया जाता है। सीखने और समस्याओं का हल निकालने में इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति की रुचि होती है। विधि ज्ञान उपार्जन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार किसी वस्तु को पहचानता और समझता है। बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है कि व्यक्ति किसी वस्तु को किस प्रकार ग्रहण करता है। बुद्धि का यह पक्ष व्यक्ति की अभिवृद्धि की ओर संकेत करता है। यानी सेम टू सेम जो गैरेट ने बुद्धि के प्रकार बताए थे, अमूर्त बुद्धि भी सेम उसी प्रकार की होती है। उसी प्रकार व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। अमूर्त बुद्धि के परीक्षण की थॉर्नडाइक ने 3 विधियां बताई हैं। एक तो आकांक्षा का स्तर है, अमूर्त बुद्धि का पता लगता है, और आकांक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा अमूर्त बुद्धि भी उतनी ऊंची होगी। इनके बीच में प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। इन दोनों के बीच भी प्रोपोर्शनल का
संबंध होता है। जैसे जैसे कार्य करने की गति बढ़ती है और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, उसी प्रकार से अमूर्त बुद्धि भी बढ़ती है। अगला है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि समाज में समायोजन जो जितनी जल्दी उत्पन्न कर लेता है, इसका कौशल जितना अधिक होता है, उसका चरित्र जितना अच्छा होता है, ईमानदारी, हास्य जैसी उसके अंदर कारक होते हैं, ये सामाजिक बुद्धि की ओर संकेत करते हैं। थॉर्नडाइक का तीसरा प्रकार है यांत्रिक या गत्यात्मक बुद्धि। इसको यांत्रिक या गत्यात्मक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें किसी न किसी प्रकार की शारीरिक क्रिया तो अवश्य होती है। यह गैरेट की मूर्त बुद्धि से समानता रखती है। इस प्रकार बुद्धि उन परिस्थितियों में कार्य करती है जिसमें वस्तु उद्देश्य निहित होता है, यानी जिसमें वस्तु होती है, कोई मशीन होती है, यांत्रिक कार्य होता है, उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। मूर्त बुद्धि के परीक्षणों में आमतौर पर ऐसे परीक्षण बनाए जाते हैं जिसमें यंत्रों का एकीकरण करना पड़ता है। जैसे मिनेसोटा का परीक्षण हुआ, असेंबलिंग टेस्ट हुआ, स्टैनक्रिस्ट टेस्ट हुआ। ये सारे गत्यात्मक परीक्षण के लिए, गत्यात्मक बुद्धि के परीक्षण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसका दूसरा स्वरूप शारीरिक शिक्षा में भी देखा जाता है क्योंकि इसमें गत्यात्मकता होती है, इसमें गति होती है, जैसे खेल, नृत्य या अन्य प्रकार के कार्य।